नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको समसामयिक विषयों की जानकारी प्रदान करते हैं। आज हम आपको देंगे फिटनेस के मंत्र भी, ले जाएंगे सैर पर भी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज की बात में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, आज ज़ीरो शैडो डे है और साथ ही में चंद्रयान 3 पर भी विशेष चर्चा होगी और हमारे साथ होंगे श्री साकेत सिंह जी। साथ ही साथ चर्चा होगी स्वच्छता और स्वास्थ्य पर बढ़ते कदम के बारे में और मिलवाएंगे आपको फिटनेस एक्सपर्ट से भी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आप सभी नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर्स, जिससे आप भी जुड़ सकते हैं हमारे आज के कार्यक्रम से। हमारे नंबर्स हैं 0755-266-0049 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 1800-233-00340। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जैसा कि हम सभी को पता है कि हम दिन की शुरुआत तिथि से करते हैं। देखते हैं आज की तिथि क्या है। आज की तिथि विक्रम संवत 2080 श्रावण माह कृष्ण पक्ष द्वितीया है और 18 अगस्त 2023 तिथि है, दिन है शुक्रवार। दर्शकों, ये तो थी तिथि। इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ ना कुछ खास घटित होता है इतिहास में। आइए नजर डालते हैं क्या कुछ खास घटित हुआ इतिहास में। सन 1945 में स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का निधन हुआ। 1949 में हंगरी में संविधान लागू हुआ था। 1951 में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हुई थी। वहीं 1982 में सोवियत संघ की एक महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष स्टेशन पर सल्यूट किया गया था और 18 अगस्त को बाजीराव पेशवा का जन्म दिवस भी होता है। ये तो थी कुछ खास बातें इतिहास से जुड़ी हुई। विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंककि एक विचार हमारा जीवन बदल देता है। आइए नजर डालते हैं क्या कुछ खास है विचार में। ज्ञान की धरा कभी नहीं सूखती। यह हमें नए समय की ओर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है और बिल्कुल सही बात है। जो ज्ञान है वो कभी नहीं सूखता क्योंकि ज्ञान से हम बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज की बात में हम चर्चा करेंगे आज ज़ीरो शैडो डे के बारे में, साथ ही साथ चंद्रयान 3 के बारे में। और स्टूडियो में हमारे साथ आज विषय विशेषज्ञ के तौर पर हैं श्री साकेत सिंह कौरव जी, जो कि क्यूरेटर हैं एवं परियोजना समन्वयक है रीजनल साइंस सेंटर में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद रीजनल साइंस सेंटर की तरफ से आपके सभी दर्शकों को। बिल्कुल सर। सर, जैसा कि हम सभी को पता रहा है कि आज 18 अगस्त है, ज़ीरो शैडो डे है आज। क्या है ज़ीरो शैडो डे? जैसा कि नाम हमें बता रहा है कि इस दिन कोई भी परछाई नहीं दिखती है, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी, सबसे पहले तो दूरदर्शन के इन प्रयासों को कि हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आम भाषा में लोगों तक ले जाते हैं, इसलिए पूरी फैमिली आपके साधुवाद का पात्र है। और खास बात है कि रीजनल साइंस सेंटर जिस तरीके से विज्ञान प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहा है मध्य प्रदेश में, उसी श्रेणी में अगर आप ये बात ज़ीरो शैडो डे की करते हैं तो ये कैसी घटना है, उसके लिए आपके लिए सूर्य बहुत आवश्यक है। और हमारे भोपाल जो कि करीबन कैंसर ऑफ हमारी जो कर्क रेखा है उसके करीब है, क्योंकि वो लाइन जो विदिशा से गुजरती है, तो हमारे यहाँ ये घटना जून के महीने में 2 बार होती है। अभी आप 18 अगस्त की बात कर रहे हैं, तो ये दक्षिण भारत में, क्योंकि सूर्य एक बार 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा के पास ऊपर आता है, फिर लौट के नीचे जाता है। ये 23.5 डिग्री पे जो हमारी पृथ्वी झुकी हुई है, उसके कारण हमें पृथ्वी से ऐसा लगता है कि सूर्य अपनी जगह वर्ष भर में बदलता रहता है। और जब भी सूर्य जिन लैटिट्यूड्स पे, जिन्हें हम हिंदी में अक्षांश कहेंगे, उन लैटिट्यूड्स पे से गुजरता है वो स्काई में से, और उस समय अगर वहाँ पर सूर्य प्रकाश किसी इंसान या किसी ऑब्जेक्ट या किसी बिल्डिंग के ऊपर है, तो आप देखेंगे उसकी शैडो आसपास ना पड़ के उसके नीचे ही बनेगी। बिल्कुल। अब वो नीचे बनेगी तो हम देखते नहीं हैं, लेकिन हम देख सकते हैं। अगर हम जंप करें या किसी सामान को ऊपर रखें तो उसकी शैडो दिखेगी, लेकिन आसपास किसी भी तरह की शैडो ना होने के कारण उन प्रति पलों को हम ज़ीरो शैडो डे कह देते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के लिए लगभग वो जून का महीना होता है, परंतु आज दक्षिण भारत में बेंगलोर और उस तरफ पड़ने वाली वो उस रेखा पे जो भी शहर गांव हैं, उन सब के लिए ज़ीरो शैडो डे है। लेकिन उसके लिए मानसून है भारत में, तो सूरज को मिलना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, बहुत अच्छा विज्ञान आपने बताया इसके पीछे कि अगर आप जंप करेंगे तो शैडो देख सकते हैं। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ विज्ञान छिपा होता है। और अब आज बात चंद्रयान 3 की। इस वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पहल की गई है भारत के द्वारा कि चंद्रयान 3 14 जुलाई को
श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, इसके बारे में आप दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, और ये तो पूरी हिंदुस्तान अपितु पूरी दुनिया के लिए एक कौतूहल का विषय है कि भारत जिस तरीके से अंतरिक्ष की दुनिया में, हम अगर बात करें 21 नवंबर 1963, वो पहला दिन जिस दिन भारत ने एक नाइक अपाचे नाम का रॉकेट, थुम्बा यानी केरल का वो जगह जो एक चर्च के पास था, हमारे उदीदैन भारत के पितामह कहे जाने वाले, अंतरिक्ष दुनिया के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों और उनके नेतृत्व से संभव हुआ। तो ये मैं आपके दर्शकों को इसलिए बताना चाहूँगा इस चंद्रयान 3 की घटना के लिए, क्योंकि उस समय रसिया और अमेरिकन सहयोग से वो प्रक्षेपण हो पाया था। वो टेस्टिंग एक साउंडिंग रॉकेट था, और आप देखिए वही महाशक्तियाँ हमारे साथ सहयोग करते आईं, और आज जब चंद्रयान 3 अपने उस करीबी घटनाक्रम के पास पहुंच चुका है कि आज से कुछ ही दिनों बाद 23 अगस्त को सब कुछ सही रहा तो जो तयशुदा समय सीमा है कि 5:30 बजे के बाद लगभग 5:43 पे चांद की सतह को छू लेगा। चंद्रयान 3 यानी उसका जो लैंडर है, चंद्रयान 3 का एक प्रोपल्सन मॉड्यूल भी है जो उसको लेके गया, यानी कैरियर, वो उसकी चंद्र की कक्षा में कल यानी गुरुवार से ऑलरेडी वो कक्षा में घूम रहा है। कल से ही दोपहर के बाद से ये दोनों आपस से सेपरेट हो गए हैं, और चंद्रयान 3 का लैंडर एक अपने खुद के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, और ऑर्बिटर जो है जिसे हम प्रोपल्सन मॉड्यूल कह रहे हैं वो अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, और वो इसके लिए भी सहयोग कर रहा है। तो ये बात पूरे 140 करोड़ भारतवासियों के लिए गौरव के पल हैं, और हमारे इसरो की जो टीम है, साइंटिस्ट इंजीनियर्स हैं, और जो उसके जो मोटिवेशन के साथ, जो टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं, वो प्रेरणा का भी काम करता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं है, हम सब के लिए ये पूरी दुनिया को बताने के पल भी होते हैं कि भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किसी भी मामले में पीछे नहीं है, चाहे बजट की बात हो या इन्वेस्टमेंट की। हम क्वालिटी ऑफ साइंस से कोई समझौता नहीं करते हैं, और हम विश्व में अपना परचम इस अंतरिक्ष अभियान से लहराएंगे, इसमें कोई दो मत की राय नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने, हमारे पूरे भारत के लिए गर्व की बात है सर। जितनी गर्व की बात है, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य लोगों को बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, चंद्रयान 3 देखिए, अगर आप 3 वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं, यानी नंबर जो 3 है, ये बताता है कि 1 और 2 मिशन हो चुके हैं जी। यानी भारत का ये चंद्रमा के प्रति जो एक्सप्लोरेशन का अभियान है कि हम किस तरीके से हमारे सबसे कांस्टेंट कंपेनियन, हमारे सबसे पड़ोसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की बात करें, हमारा जो खगोलीय पिंड पड़ोस में है वो है चांद। चांद हम अनादिकाल से देख रहे हैं, हमारी संस्कृतियां हो, हमारी तिथि हो, हमारे गाने हो, हमारी सभ्यता हो, चांद के बिना हम कल्पना नहीं कर सकते जीवन। और वैज्ञानिक रूप से चांद का पृथ्वी पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। चाहे ज्वार भाटी की बात करें, चांद के प्रकाश से हम पूर्णिमा के दिन जो हमारी रात्रि लाइट आप जैसे कह सकते हैं, और उसकी तिथियों के कारण हमारा महीना बना है, हमारे कैलेंडर्स बने हैं उसके। तो आप सोचिए कि हम अगर अंतरिक्ष में रहने वाले हैं आगे चल के, जो कि हम ऑलरेडी स्पेस में रहने के प्रयास कर रहे हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्टेशन है, तो चांद जो है खगोलीय अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका जो जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, उसके दक्षिणी ध्रुव पर पानी के जो हमें सबूत मिले हैं, इनडायरेक्ट एविडेंसेस मिले हैं हमारे खुद भारत के चंद्रयान 1 के पहले मिशन के दौरान। बिल्कुल पूरी दुनिया में ये बात गंभीर हो गई कि विकसित राष्ट्रों ने उसकी भूमध्य रेखा पे बहुत मिशंस किए और ऑर्बिट में, लेकिन उसकी जो ध्रुव हैं, जहाँ पर चांद का जो गड्ढे हैं जिन्हें हम क्रेटर्स कहते हैं, सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पहुंचता, कुछ तो ऐसे भारी भरकम गड्ढे हैं, उनमें आइस पाई जा रही है। ये उसको एक्सप्लोर करना है। अगर आइस है तो उससे हम पानी बना पाएंगे, उससे हम ईंधन बना पाएंगे रॉकेट्स के लिए, और आने वाले समय में चांद को हम एक ऐसे मेटा स्टेबल स्टेशन के रूप में जानेंगे कि आप मान लीजिए आपको भोपाल जंक्शन से दिल्ली जाना है, तो आपको एक जंक्शन की जरूरत पड़ेगी अंतरिक्ष यात्रा के लिए। तो कंपनियां, स्पेस एजेंसीज उसको एक्सप्लोर कर रही हैं ताकि वहीं पे रॉकेट बनाए कि जाएंगे, उनके फ्यूल तैयार किए जाएंगे और चांद से आगे की यात्रा की जाएगी। तो दक्षिण ध्रुव जितना जियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, हमारा चंद्रयान 3 उन चीज़ों को बहुत कंट्रीब्यूट करने वाला है। और ख़ास इसलिए भी है कि उसमें लैंडर है, साथ में एक छोटा रोवर है। अभी तो रात्रि चल रही है चांद पे, और जैसे 23 अगस्त होगा तो वो प्रकाश जो आएगा तो अगले 14 दिन रहने वाला है उसकी सतह पे, पृथ्वी के 14 दिन। तो चांद पे वो 14 दिन हमारे इसरो की टीम के लिए चंद्रयान 3 का वो लैंडर और रोवर जो उसके उतरने के बाद बाहर निकल के चक्कर लगाएगा। लैंडर और रोवर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को। जी बिल्कुल, बहुत से लोगों में उत्सुकता है, और देखिए कमाल है दूरदर्शन का कि हम सब उस समय से दूरदर्शन के उन सीधा प्रसारण को देख रहे हैं जब इसरो रॉकेट लॉन्च करता है। तो जो पीढ़ियां आज साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, कहीं ना कहीं दूरदर्शन के उन सीधा प्रसारण कार्यक्रमों से प्रभावित हुए हैं जीवन में। तो
लैंडर के अंदर एक रोवर है, जो जी। रोवर यानी अंग्रेजी में है रोविंग करना, यानी उसको भ्रमण करेगा वो उतर के, तो उसको भी कुछ वैज्ञानिक लक्ष्य दिए गए हैं और लैंडर में भी वो हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से बात करेंगे। लैंडर का मतलब होता है कि वो एक स्थायी जगह पर उतर जाता है, फिर जो भी वैज्ञानिक उसमें इंस्ट्रूमेंट हैं वो काम करेगा, लेकिन वो मूव नहीं कर सकता। अब आपको चलना है, हिलना डुलना है, कुछ एक्सप्लोरेशन करना है, तो आपको एक छोटी सी चलने वाली गाड़ी बनाना होगी। तो रोवर एक छोटा सा एक ऐसा इस रोबोटिक मिशन है जी। कि वो कंट्रोल तो होगा चंद्रयान बिल्कुल। 3 के लैंडर और हमारे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के माध्यम से, लेकिन वो आसपास की सतह को चेक करेगा, जानेगा, और वहाँ की जो मिट्टी है जिसे हम रिगोलिथ कहते हैं, उसकी धूल कैसे है, वो अंदर सीस्मिक एक्टिविटी है क्या, और साथ में एक नासा का इंस्ट्रूमेंट भी लेके गया हो कि वहाँ वो छोड़ के आएगा कि पृथ्वी और चांद की दूरी को बराबर मापा जा रहा है बहुत जी। सालों से, जी। तो वो दूरी उसमें भी सहयोग कर रहा है। तो भारत का ये अभियान इसलिए भी गौरवमयी होने वाला है कि हम दक्षिण ध्रुव के करीब जाने वाले पहले राष्ट्र हैं। अब बहुत से लोग इस प्रोग्राम को देखने के कारण ये भी सोच रहे होंगे, हाल फिलहाल में रसिया ने लूना 25 बिल्कुल सर 76 के बाद अब लॉन्च किया है। सर लूना के अलावा जो कंट्रीज हैं अलग अलग, वो काफ़ी मतलब हमारे चंद्रयान को काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। ये प्रश्न बस मैं आपसे पूछने ही वाली थी, क्या उसके पीछे क्या लक्ष्य है? जी हाँ, जैसे कमाल की बात आपने पूछी, और ये मैं बहुत से लोगों में ये कौतूहल है कि हमें इतना समय क्यों लगता है जी 1969 में नासा को भेजने में, इंसान को भेजने में इतना समय नहीं लगा, और बाकी स्पेसक्राफ्ट बाकी कंट्रीज़ ने भेजा उनको भी समय नहीं लगा। तो कारण यह है कि हमारा जो रॉकेट है, जितना पावरफुल रॉकेट है उसे हम GSLV Mark 3 कहते हैं, जिसे इसरो ने LMV M3 नाम दिया था इस मिशन में। वो 4000 किलोग्राम की चीज़ों को ले जा सकता है चांद की कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए। तो अब उससे ताकतवर रॉकेट चाहिए आपको, एक ही बार में चांद की कक्षा में छोड़ देना, यानी उस मिशन को उतना कॉस्टली कर देना। बिल्कुल। तो बिना साइंस कॉम्प्रोमाइज किए, क्वालिटी ऑफ साइंस हम ध्यान रखते हुए, हमने एक छोटा तरीका ढूंढा कि हमने पृथ्वी की कक्षा में छोड़ा और धीरे धीरे उसकी कक्षाएं बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, फिर हमने चांद की तरफ उसे छोड़ दिया। फिर चांद पे पहुंचने के बाद धीरे धीरे चांद की कक्षाओं को हम करते जा रहे हैं कम, कल जो कि हो चुका है लगभग, और सेपरेशन भी हो गया। तो इसमें आपका भारी भरकम ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर, अगर मुझे एक सामान यहाँ से बेंगलोर ले जाना है और अगर मैं बहुत बड़े रॉकेट जैसे बहुत बड़ा ट्रक अगर इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरी टेक्नोलॉजी अलग होगी, मशीनें अलग होंगी, और मैं बहुत जल्दी जाना चाहता हूँ तो खर्चे भी बहुत होंगे। तो इससे अच्छा एक इकोनॉमिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और यही हमारी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी वजह है इसरो की इज्जत का। इसरो का जो गौरवमयी इतिहास रहा है पूरी दुनिया की नज़र में अंतरिक्ष के क्षेत्र में, कि वो कम बजट में वर्ल्ड क्लास साइंस करने के लिए जाने जाते हैं, और यही हमारी भारतीयों की पूरी एक पहचान भी है। तो इसरो इसमें कोई पीछे नहीं। सर संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि चंद्रयान 3 बहुत समय करीब आ गया है, उसको सफलता के बनाने के लिए हम सभी तत्पर हैं। क्या कुछ खास फीचर्स हैं उसमें, खासकर सॉफ्ट लैंडिंग की अगर बात करें? चंद्रयान 2 में देखा गया कि सॉफ्ट लैंडिंग करते करते वो नहीं कामयाब हो पाया, तो इस बार चंद्रयान 3 के लिए क्या संभावना है? बिल्कुल, संभावनाएं शब्द को मैं यहाँ से ज़्यादा ना लेते हुए ये कहूँगा कि पूरा का पूरा अपेक्षित है और सब कुछ सही होते हुए पहुँचेगा, क्योंकि हर कार्य से हमें सीखने मिलता है और अंतरिक्ष की दुनिया में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रयान 2 असफल नहीं था, वो पार्शियल सक्सेसफुल था, क्योंकि उसके 2 भाग थे, जैसे चंद्रयान 3 में है, एक चक्कर लगाने वाला भाग जिसे ऑर्बिटर कहते हैं, एक उतरने वाला। तो जो चक्कर लगाने वाला भाग है आज भी स्वस्थ है, पूरे वैज्ञानिक काम कर रहा है। बल्कि आपके दर्शकों को बता दें कि वो चंद्रयान 3 का जो लैंडर जब उतरने वाला होगा 23 अगस्त को, तो उसके साथ पूरा संवाद रिले करने के लिए दूरदर्शन बहुत अच्छे से समझता है कि उस सिग्नल्स को पृथ्वी तक रिले करने के लिए चंद्रयान 2 का इस्तेमाल किया जाएगा। बिल्कुल। और ये इसलिए चंद्रयान 3 बहुत महत्वपूर्ण हो गया, और हमने भी रीजनल साइंस सेंटर भोपाल में एक मॉडल बनाया है, और 3 के दिन भी हम दूरदर्शन का ही सीधा प्रसारण हमारे ऑडिटोरियम करेंगे और पब्लिक के साथ इस उत्सव को मनाने वाले। बिल्कुल सर। सर चलते चलते आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे कि विज्ञान जो है अब वो किताबों की बाहर की दुनिया है। आप स्कूल जाएं, विद्यालय जाएं, महाविद्यालय जाएं, लेकिन सीखने के लिए आपको नेचर से बहुत कुछ मौका मिलेगा। और हमारा जो इस तरीके के अभियान होते हैं वो सिर्फ साइंटिफिक नहीं है, हम सबके लिए गौरवमयी और प्रेरणादायक होते हैं। तो रीजनल साइंस सेंटर भोपाल आना ना भूलें, और हमारे पास बहुत सी वैज्ञानिक प्रदर्शनियां हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो खेल खेल में विज्ञान सिखाती है। तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई की जगह नहीं है, यहाँ आके आप पिकनिक भी मना सकते हैं और चंद्रयान 3 के इस होने वाले गौरवमयी इतिहास का एक हिस्सा बन सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर आपने की। बहुत बहुत धन्यवाद श्री साकेत सिंह जी, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि चंद्रयान कितना महत्वपूर्ण है और इसको सफल बनाने में 100% वैज्ञानिक तत्पर हैं। भारत के लिए ये गौरव का पल रहेगा। और जैसा कि हमको पता है कि श्रावण मास चल रहा है, तो आइए सुनते हैं शिव स्तुति।
गिरिजापति शंकर गिरिजापति शंकर शंकर गिरिजापति शंकर गिरिजापति पार्वती पदेश्वर पार्वती पदेश्वर गलरोंडमाला महामाय महेश्वर शंकर गिरिजापति शंकर शंकर गिरिजापति शंकर गिरिजापति पार्वती पदेश्वर पार्वती पदेश्वर गलरोंडमाला महामाय महेश्वर शंकर गिरिजापति शंकर जटा में गंगा जटा में गंगा जटा में गंगा त्रिलोचन त्रिशूलधर जटा में गंगा त्रिलोचन त्रिशूलधर नमो कैलाशपति सतीवर भुवनेश्वर शंकर गिरिजापति शंकर शंकर गिरिजापति शंकर 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 गिरिजापति शंकर शंकर गिरिजापति 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 शंकर शंकर गिरिजापति 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 शंकर शंकर गिरिजा गिरिजापति पार्वती पतीश्वर पतीश्वर शंकर शंकर गिरिजा गिरिजा शंकर गिरिजापति शंकर गिरिजा 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 शंकर गिरिजापति शंकर 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 गिरिजापति शंकर गिरिजापति शंकर 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 गिरिजापति पार्वती 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 शंकर गिरिजापति पार्वती शंकर जटा में गंगा जटा में जटा में जटा में जटा में जटा में गंगा 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 जटा में गंगा जटा में जटा 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 में गंगा जटा में गंगा गंगा जटा में गंगा जटा में गंगा 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 जटा 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 में गंगा जटा में गंगा 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 जटा में गंगा जटा 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 में गंगा जटा में गंगा जटा में गंगा गंगा जटा में गंगा त्रिलोचन त्रिशूलधर जटा में गंगा त्रिलोचन त्रिशूलधर नमो कैलाशपति सतीवर भुवनेश्वर शंकर गिरिजापति शिव शिव ध्यावत शिव शिव ध्यावत।
ये तो थी शिव स्तुति। दर्शकों, अब हम आज की बात में बात करेंगे स्वच्छता और स्वास्थ्य पर बढ़ते कदम के बारे में। और स्टूडियो में हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के तौर पर हैं श्री शंकर पटेल जी, जो कि सरपंच हैं आष्टा खाचरोद से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही में हमारे साथ हैं श्री लखन वर्मा जी, सचिव जनपद पंचायत आष्टा जिला सीहोर से। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता का क्या महत्व है। लखन जी, आपसे जानना चाहेंगे। मानव स्वास्थ्य के लिए स्वच्छता का एक सिक्के के दो पहलू के समान है। जैसे बौद्धिक विकास, मानसिक विकास और शारीरिक विकास। बिल्कुल। इस पर बगैर स्वास्थ्य के, मानव स्वास्थ्य के, ये चारों प्रकार के विकास कभी संभव नहीं हो सकते। बिल्कुल। जब तक आदमी स्वस्थ रहेगा तो ही प्रगति की ओर सोचने का पर विचार करेगा। जब अस्वस्थ रहेगा आदमी तो अपनी प्रगति नहीं कर सकता वो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। और जैसा कि हमें पता है कि गांधी जी कहते थे, गंदे पैरों से मेरे मन को कोई छू के नहीं जा सकता। और आज़ादी के बाद उन्होंने ये क्रांति उत्पन्न करी स्वच्छता के प्रति। हमारे साथ शंकर जी हैं। शंकर जी, आप सरपंच हैं ग्राम के। आप क्या सोचते हैं, जब आज़ादी के बाद ये पहल की गई और पुनः प्रधानमंत्री जी द्वारा ये जो पहल की गई है स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए, कितना महत्वपूर्ण है स्वस्थ समाज का निर्माण? इस स्वच्छ बिना तो सब कुछ अधूरा ही है जीवन में। अगर स्वच्छ नहीं रहोगे आप या आपकी गली मोहल्ले, तो स्वच्छ के बिना तो कोई कार्य ही, आप समझते ही है, स्वच्छ के बिना कोई कार्य नहीं है। बिल्कुल। अगर आदमी, या तो आदमी है या मोहल्ला है, आप किसी मोहल्ले में जाओगे या अगर स्वच्छ नहीं रहेगा तो उसके बिना आपको ठीक सा नहीं लगेगा। आपकी मानसिकता वहीं से बिगड़ जाएगी अगर स्वच्छ नहीं है। और आदमी भी अगर स्वच्छ नहीं है, खुद स्वच्छ नहीं है, तो कैसे कोई, ना तो कोई उसका मानसिक विकास जी, ना कोई वो कुछ अच्छी सोच विचार उसके अंदर आ ही नहीं सकते अगर वो स्वस्थ नहीं है, स्वच्छ नहीं है तो। बिल्कुल, है ना जी। लखन जी, आपसे जानना चाहेंगे, ग्राम स्तर पर प्रशासन क्या कुछ करता है, खासकर स्वच्छता और स्वास्थ्य की जब बात करते हैं तो क्या तैयारी करता है ग्राम को स्वच्छ बनाने के लिए प्रशासन? ग्राम को स्वस्थ बनाने के लिए मैडम प्रशासन द्वारा बहुत सारी अनेक एक्टिविटी की जाती है। जैसे पहले तो स्वच्छता बनाने के लिए प्रशासन के तौर पर बैठकें की जाती है, आयोजन करवाए जाते हैं, एनजीओ के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता है, जिससे ग्रामीण की जनता ये समझ सके कि हमें स्वच्छ कैसे रहना है और कैसे करना है। ये प्रशासन के द्वारा कार्य किया जाता है। अगर प्रशासन ध्यान नहीं देता बगैर उसके, तो आज ग्रामीण विकास विभाग ODF नहीं हो पाता। इसके लिए प्रशासन कठोर से कठोर कदम भी उठाए जाते हैं प्रशासन के द्वारा। और स्वच्छता के प्रति जो कार्य ग्राम पंचायत करती है, प्रशासन उसमें मॉनिटरिंग करती है और उसी के अनुरूप ग्राम पंचायत में कार्य किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। शंकर जी, आपसे जानना चाहिए, ग्राम पंचायत खाचरोद में किस प्रकार से स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कार्य किया जा रहा है? जी, स्वच्छता के लिए हमने अभी पीवीसी लाइन चलती है, जो अंडरग्राउंड जो गंदा पानी निकलता है, जैसे कि कपड़े साफ करते हैं, हाथे धोते हैं, टॉयलेट वगैरह के जो पानी जो निकलता है, उसके लिए हमने पीवीसी की लाइन डाली ग्राउंड, बिल्कुल, ताकि वो गंदा पानी आपको नज़र ही नहीं आएगा। हमने किया है काम भी जी। हमने कम से कम 125 मीटर की 3-4 लाइनें बनाई है जी। हमने 500 मीटर की लाइन बिछा दी है, अंडरग्राउंड पीवीसी लाइन बोलते हैं उसे। उसमें जाली लग के, उसमें चोक भी नहीं होता है वो पाइप, तो उसमें आपको सबसे अच्छी बात है पानी दिखाई नहीं देगा, गंदा पानी नहीं दिखाई देगा, ना मच्छर उसमें दिखाई देंगे आपको, और आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल स्वच्छ। आप आइए हमारे यहाँ, बिल्कुल, तो आप देखेंगे, पता चलेगा। बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी शासन की योजना है वो, उसे हर पंचायत में लेना चाहिए। बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य है कि हम पूरे गांव में उसे करें। बहुत अच्छी योजना है शासन। बिल्कुल। क्या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की भी प्लानिंग की जा रही है आपके ग्राम में? हाँ जी सर, आप बताइए। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 2 प्रकार के वो वेस्टेज निकलते हैं जी, ठोस और तरल। बिल्कुल। ठोस और तरल के लिए, जो तरल ठोस है उसके लिए हमने ग्राम पंचायत की तरफ से नाडेप बनाए गए हैं। तरल पदार्थ के लिए सोखता गड्ढे का निर्माण किया गया है, जिससे जो गंदा पानी है उस सोखते गड्ढे में एब्जॉर्ब हो जाता है।
बिल्कुल। और उसके बाद में जो पीवीसी की जो अंडरग्राउंड लाइन हमने बनाई है, उसके लिए हमने लीच पीट का निर्माण किया गया है कि पूरे ग्राम का पानी, गंदा पानी उस लीच पीट में समावित हो जाए बिल्कुल। और वो रिचार्ज होके पुनः शुद्ध जल बन जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छे से बताया आपने सर। सर, ग्राम में उद्यान का निर्माण भी किया गया जी, है जी, जी, जी। और स्वच्छता एक शिष्टाचार है, तो वहाँ के लोगों को कैसे आप प्रेरित करते हैं कि जो उद्यान बनाए जाते हैं, सुंदर उद्यान बनाए जाते हैं, उनको स्वच्छ बनाने के लिए कैसे प्रेरित करते हैं? उद्यान के बारे में बताएं और स्वच्छता के बारे में। मैम क्या कि उद्यान की विभाग के लिए पर्यावरण और गांव की सुंदरता, बिल्कुल। और गांव में उद्यान की इसलिए लगाई जाती है कि एक तो अपना ग्राम सुंदर रहे, दूसरी बात उससे आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा मिले कि पौधे लगाना क्यों जरूरी। आज के युग में जो कोरोना काल आया था, उसमें ऑक्सीजन के लिए प्लांट लगाने पड़े। अगर हर इंसान और हर एक गांव इस पर 5-5 पौधे हर एक व्यक्ति लगाए तो पुनः पहले जैसा वन फिर से निर्मित हो सकता है। बिल्कुल सही बात है जी, बहुत अच्छी बात है। और क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं सर लोगों को जागरूक करने के लिए? क्योंकि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना सबसे स्वच्छता के जागरूक के लिए मैडम जी अब बहुत काफ़ी परेशानी साल वो हो चुकी है, क्योंकि शासन के द्वारा इतने कार्य स्वच्छता के ऊपर किए गए हैं जिससे जनता, ग्रामीण जन मोटिवेट तो हुए हैं और पहले की अपेक्षा इक्के दुक्के ऐसे जो गरीब हैं, जो तबके हैं कि जिनके शौचालय बनना या तो शेष है या बनना रहे हैं, उनको मापदंड के अनुसार कार्य प्रगतिरत है हमारा और आगे भी चलता रहेगा। और 2030 तक 100% स्वच्छता भारत सरकार द्वारा किए जाना और उसी पे काम हमारी ग्राम पंचायत कार्य कर रही है। बिल्कुल, 100% पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश निरंतर अव्वल स्थान पर रहा है स्वच्छता की। जब बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की, जब हम बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं सर। 2015 में जी राष्ट्रीय महासभा की एक 70वीं बैठक हुई थी। उसमें पोर्टलैंड में स्वच्छता मिशन के लिए 2030 तक 100% स्वच्छता मिशन पे ही कार्य किया जाना है और उसका कार्य अभी प्रगतिरत है और 2030 तक इसको पूर्ण किया जाना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना जिसके अंतर्गत गृह के निर्माण की बात होती है और ग्रामों में भी काफ़ी कुछ कार्य हो रहा है, आपके ग्राम में क्या स्थिति है? आप हमारे दर्शकों। हमारे यहाँ ग्राम में क्या कि पिछले जैसे लास्ट ईयर हमारे यहाँ 24 प्रधानमंत्री आवास अलॉट हुए थे जी, जो 90% पूर्ण कर चुके हैं और आगे इसका प्रावधान ये है कि हर एक प्लानिंग के साथ हर वर्ष जनसंख्या के अनुपात में प्रधानमंत्री आवास का आवंटन कोटा जिला पंचायत और जनपद पंचायत के माध्यम से ग्राम पंचायत को मिलता है, जिसको हितग्राही स्वयं बनाता है और उसको उसका क्राइटेरिया 3 माह में पूर्ण कर दिया जाता है। और अभी तक हमारे यहाँ 80% मकान जी ग्राम पूर्णता आवास बन चुके हैं और इक्के दुक्के ऐसे मकान रहे हैं कि जिनको अभी हमने फिर से जियोटेक करके पुनः उनकी लाइन सूची तैयार की और उसके माध्यम से वो प्रधानमंत्री आवास पूर्ण कराया जाना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपके ग्राम में इतने सारे गृह निर्माण हो रहे हैं और पूरी स्वच्छता से और पूरी सुंदरता के साथ इन गृहों का निर्माण हो रहा है। स्वच्छता के साथ साथ स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन होता है, संबंध होता है, ऐसा क्यों माना जाता है? और आपके ग्राम में किस प्रकार से लोगों को आप जागरूक कर रहे हैं कि अगर स्वस्थ रहना है तो सबसे महत्वपूर्ण है स्वच्छ रहना? जी, इसके लिए मैडम जी हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में 3 एजेंसियां काम करती है जी। सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग तो उसका मेन मार्गदर्शक है ही, बिल्कुल। उसके साथ साथ ग्राम सभाओं में हम आयोजन करके स्वच्छता के प्रति उनको प्रेरणा देते हैं और उनको ये बताते हैं कि स्वच्छ रहने के फायदे क्या हैं। जितना आदमी स्वस्थ रहेगा उतना ही उसका बौद्धिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा तो ऑटोमेटिक उसकी प्रगति होगी, प्रगति की ओर अग्रसर होगा तो सामाजिक उत्थान होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आपने। सरपंच जी हैं हमारे साथ। सर, कितने जागरूक हैं लोग ग्राम की? जब हम बात करें ग्राम खाचरौद की तो कितने जागरूक है? खासकर बारिश के मौसम में देखा जाता है कई जगह पानी भर जाता है, थोड़ी गंदगी होती है और जिससे स्वास्थ्य पर खासकर प्रभाव पड़ता है। तो इस समय जागरूक करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाते हैं?
जी, जागरूक करने के लिए हम प्रयासरत है हमेशा। जी तो गांव के लोगों को बताते रहता है कि भैया मच्छर, जब गंदगी नहीं रहेगी तो मच्छर तो रहेंगे नहीं, बिल्कुल। तो इसलिए आप घर के सामने की गंदगी तुरंत हटाइए। और हमने भी उनको एक नंबर क्या दे कार्रवाई रखा है। की जाती है अगर कोई ऐसा करता है, गंदगी नहीं हटाता है, तो फिर क्या कार्रवाई डंडा की जाती है? उनको पहले तो समझाइश दी जाती है। जी समझाइश से अगर वो समझते हैं ठीक है, फिर उनके ऊपर कार्रवाई हम जुर्माने के रूप में ली जाती जी है, जुर्माना उनसे। बिल्कुल। शंकर गंदगी जी, करने वाले। जो जी। जल है बहुत महत्वपूर्ण है और जल से स्वास्थ्य का भी बहुत बड़ा संबंध है। स्वच्छ पेयजल जी। बहुत महत्वपूर्ण है। आपके गांव में किस प्रकार से स्वच्छ पेयजल के लिए प्रयास कर रहा है प्रशासन? जी, प्रशासन का अच्छा प्रयास है और हमने पंचायत की तरफ से भी हमने भी प्रयास किया है। जहाँ तक अभी लगभग हम आधा पेयजल जी आधे ग्राम की आबादी में कर चुके हैं, जी 1 किलोमीटर की। उसमें हमें 15 वित्त से कुछ और 5 वित्त से हमने फंड लेकर पेयजल की सुविधा की है। और बिल्कुल हमारे यहाँ पेयजल की व्यवस्था बहुत गड़बड़ थी। जी जब से मैं देख रहा हूँ, जब से मेरा जन्म मेरा गांव में ही हुआ है, जी तो पेयजल की व्यवस्था गड़बड़ थी। 1-2 किलोमीटर बाहर से, मतलब गांव के अंदर पीने का पानी नहीं है। पानी है, जी पीने के लिए लायक नहीं है वो। जी हम बाहर से लेके आए उस पाइपलाइन द्वारा, और अब चल रही है वो। इस समय बारिश में भी आपको पीने का पानी नहीं है। गर्मी में तो वैसे है ही नहीं, लेकिन बारिश में भी पीने लायक बोर तो चलते हैं, मगर वो बिल्कुल। पीने के लिए नहीं है। बिल्कुल पानी गंदा निकलता है। तो हम बाहर से लेके आए और अब हम धीरे धीरे उसको पूरी पंचायत में हमारा प्रयास रहेगा। हमने 1-1.5 किलोमीटर के एरिया क्षेत्र में उसको कवर कर दिया अभी 1 साल के अंदर। अभी इसी साल गर्मी से चालू किया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रयास है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले से पीने योग्य पानी नहीं था। ना सिर्फ गर्मी में बल्कि बारिशों में भी पीने की पानी बारिश की में। समस्या थी। हाँ। और इसी के लिए प्रयासरत है शंकर जी। शंकर जी, ये जो फंडिंग की आपने बीच में बात की, इस फंडिंग की अरेंजमेंट आप कैसे करते हैं जिससे ग्राम का विकास हो? ये अरेंजमेंट अब हम अभी तक हमने चालू नहीं किया है, लेकिन इस पर हमें जल कर लगाना पड़ेगा। उसका मेंटेनेंस जो है, बिल्कुल जैसे कि क्या होता है, फॉल्ट लाइन होती है, उसमें मोटर जल जाती है। अभी 2-3 बार हम नुकसान उठा चुके हैं उसका। जी तो उसमें काफ़ी 1-2 सप्ताह हमें उसमें ट्रिप भी रहता है, उसे निकालने के लिए। गहराई में डली हुई है मोटर 500-700 फीट, वो बिगर मशीन के निकलती भी नहीं है। बिल्कुल तो उसमें हमें 1-2 सप्ताह खोटी भी होना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। तो हम उसे जल कर लगाकर अभी तक तो हम कर रहे हैं जैसे तैसे मेंटेन उसको। बिल्कुल लेकिन अब उसमें आगे के लिए उसको हमेशा चलाने के लिए पब्लिक पे उस पर जल कर लगाएंगे, तभी वो चल पाएगा, या समिति बनाएंगे उसके लिए, जी ताकि आपका काम भैया आप ही संभालो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जब कर लग जाएगा तो सभी की जिम्मेदारी सभी की होगी कि उसको जिम्मेदारी। मेंटेन करके रखना है। तभी वो मेंटेन हो पाएगा। जी, बगैर बिल्कुल। कर लगे वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। लगन जी, आपसे जानना चाहेंगे, शौच मुक्त भारत का निर्माण करना है, प्रधानमंत्री जी के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है। आपके ग्राम की स्थिति जानना चाहेंगे सर। हमारे यहाँ मैडम जी से खुले में शौच से मुक्ति के लिए 99% हमारे यहाँ शौचालय कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा ग्राम ODF हो चुका है। बिल्कुल और अभी तक जो प्रधानमंत्री आवास जो नए बनाए जाते हैं, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश शासन की तरफ से शौचालय अगर उसके पास नहीं है तो जी। उसके साथ क्योंकि आवास के साथ में उसका शौचालय का निर्माण भी हितग्राही स्वयं कर रहा है। बिल्कुल और 99% हमारे यहाँ ग्राम पंचायत ODF हो चुकी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और क्या प्रयास किए जा रहे हैं वो भी हम जानना चाहेंगे। प्रयास के लिए तो हमारे यहाँ क्या कि हर माह जो मीटिंग होती है उसमें हम पब्लिक को ये बताते हैं कि भैया खुले में शौच करने से कौन सी बीमारी आती है, जी क्या मानव जीवन यापन करने में क्या प्रभाव पड़ता है, और आपका भोजन कैसे अशुद्ध होता है। क्योंकि उनके बारे में आज जनता खुद इतनी जागरूक हो चुकी है कि खुले में शौच करने से वो भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। इसलिए अब उन्होंने अपने निजी स्तर से शौचालय बनाना भी चालू कर दिए। मगर हमारे यहाँ ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम मेरे ग्राम पंचायत में
99% शौचालय कंप्लीट हो चुके हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई हो आपको सर। और महिलाओं की जब बात करते हैं और ग्राम की बेटियों की जब बात करते हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी स्वच्छता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शौचालय, और उसका निर्माण आपके ग्राम में 99% हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर पटेल जी। साथ ही में लखन वर्मा जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अपने ग्राम से जुड़ी हुई दी। स्वच्छता के लिए क्या क्या कुछ प्रयास आपके ग्राम स्तर पर किए जा रहे हैं, आपने हमारे दर्शकों को बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, फिटनेस बहुत महत्वपूर्ण है और फिटनेस से जुड़ी हुई बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे जुम्बा के कुछ झलकियाँ। ये निकाल दे दो। तो दर्शकों, ये तो थी कुछ झलकियाँ जुम्बा की, और आइए अब आपको मिलवाते हैं फिटनेस एक्सपर्ट से। आज हमारे साथ स्टूडियो में है श्री कपिलेश्वर ठाकुर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सभी स्टूडियो वासी का और दर्शकों का। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्यों ज़रूरी है फिट रहना, एक्सरसाइज करना जीवन में क्यों ज़रूरी है? फिट रहना इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादा फिट रहेंगे तो लॉन्ग लास्टिक चलेंगे, और जो हमको काम करना है ज़िंदगी में वो सब चीज़ें कर पाएंगे। परवरिश और जिम्मेदारी और देश के लिए कुछ जो भी करना है वो कर पाएंगे। तो मेरे लिए फ़िटनेस इसलिए ज़रूरी है, और बाकी सब लोगों के लिए भी फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, आम तौर पर कहते हैं एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो ये एक्सरसाइज जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, और सुबह कब करना चाहिए, और कितनी एक्सरसाइज करना चाहिए? देखिए, ये सब एज लिमिट के हिसाब से रहता है कि हम लोग क्या एज है हमारी। बचपन में तो ज़रूरत होती नहीं है फिटनेस की, क्योंकि खेल कूद में ही सब फिटनेस बन जाती है। लेकिन जब हम 25-30 के होते हैं तो फिर धीरे धीरे हमको, सभी लोगों का अलग अलग तरीका रहता है फिटनेस करने का। जैसे किसी को योगा पसंद होता है, किसी को जिमिंग पसंद होता है, किसी को जुम्बा होता है, किसी को डांस से भी फिटनेस बन रही है। तो सभी लोग अलग अलग तरीके से फिटनेस के लिए जाते हैं, अपना अपना सोच विचार करके। बिल्कुल। तो फिटनेस इसलिए करना चाहिए कि अपना जो डेली शेड्यूल है वो अच्छा रहे, और जो भी अपन काम कर रहे हैं उसमें दिक्कत ना आए। ये इसलिए फिटनेस अपनी ज़रूरी है। बिल्कुल। क्या एक्सरसाइज सुबह ही करी जा सकती है, और दिन में कोई ऐसा, दिन में या रात में या शाम को नहीं करी जा सकती? नहीं, करी जा सकती है मैम। क्या होता है कि सुबह इसलिए करते हैं कि हम खाली पेट रहते हैं, और उसमें ज़्यादा अच्छे से हमारी फिटनेस बन जाती है। दिन में हम इसलिए नहीं कर सकते, हम मोस्टली वर्क करते हैं और हमारा पेट भरा रहता है, तो हम लोग फिटनेस वहाँ नहीं कर सकते, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए मॉर्निंग में ही ज़्यादा बेटर है फिटनेस की कोई भी चीज़ करना।
बिल्कुल। लाइफस्टाइल की अगर बात करें, आजकल सब वर्किंग है और वर्किंग के साथ साथ समय की बहुत कमी रहती है सभी के पास, तो ये समय की कमी के साथ साथ कैसे अपने आप को फिट रखा जा सकता है? कोई भी फिटनेस जो होती है, जैसे जिम है, योगा है, वो ज़रूरी नहीं है कि 2 घंटे करें या 5 घंटे करें। आप 15 मिनट भी डेली दे देंगे अपने आप को फिटनेस के लिए, तो हो जाएगा, उसमें डेली कर सकते हैं अपन। बिल्कुल 15 मिनट भी। बिल्कुल। आजकल टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से बहुत सारी एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं, तो उससे सीखकर हम कर सकते हैं या ट्रेनर होना ज़रूरी है? देखिए क्या है, सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चलती हैं वो होती हैं सब एडवांस लोगों के लिए, जैसे हम जैसे लोग जो वेल ट्रेंड है ना, तो हमें सब चीज़ें नॉलेज है, कौन सी एक्सरसाइज का क्या नाम है, किस तरीके से करते हैं, परफेक्शन से करते हैं कि नहीं करते। और बाकी जो बिगनर्स रहते हैं उनके लिए तो ट्रेनर्स ज़रूरी है, क्योंकि वो उसको प्रॉपरली गाइड करेगा, चीज़ें बताएगा। तो सभी से ये गुजारिश है दर्शकों से कि अगर आप बिगनर्स हैं तो ट्रेनर्स के साथ ही आप अप्लाई करें ये सब चीज़ें। बिल्कुल। जिमिंग करते हैं आजकल लोग, क्योंकि जिम का बहुत ट्रेंड है, तो जिम करते हुए क्या कुछ सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए जिम करते टाइम, जैसे बिगनर्स का बता रहे, जैसे बिगनर्स की बात हो रही थी, बिगनर्स होते हैं वो जिम जाते हैं तो वो डंबल्स यूज़ करते हैं या कोई भी मशीन यूज़ करते हैं, उसको प्रॉपर हैंडल करना नहीं आता है लोगों को। बिल्कुल। तो उसमें इंजरी होने का डर है, या कोई भी सजेशन दे देता है तो कुछ भी कर लिया। तो मेरे हिसाब से जो ट्रेनर है उसी गाइडेंस के हिसाब से चलना चाहिए। बिल्कुल। और कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज या जिम में टूल्स रहते हैं जो बिना ट्रेनर के लोग यूज़ कर सकते हैं और अपने आप को फिट रख सकते हैं? देखिए जिम में तो देखिए, अगर जैसे बॉडी बनानी है, आपको पर्सनालिटी बनानी है, तो उसके लिए तो इक्विपमेंट का यूज़ होता है जी। बट अगर बिना किसी इक्विपमेंट के करना है तो जैसे ट्रेडमिल होता है, हम उस पर रनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल। उसमें कुछ उठाना नहीं, कुछ लिफ्ट नहीं करना है, उसमें यूज़ कर सकते हैं हम ट्रेडमिल। बिल्कुल। इस तरीके से ये कार्डियो का भी हम बहुत नाम सुनते हैं कि कार्डियो करना है, और जिमिंग में जो एक कार्डियो शब्द हम सुनते हैं उसके बारे में दर्शकों को विस्तार से बताएं। देखिए कार्डियो क्या होता है कि जैसे कि हम वेट ट्रेनिंग करते हैं या स्ट्रेंथ प्रैक्टिस करते हैं, वेट उठाते हैं, तो वो एक ट्रेनिंग हो जाती है हमारी जिम वाली। और कार्डियो जो होता है वही सेल्फ, मतलब बिना वेट के जो हम लोग करते हैं कार्डियो, थोड़ा सा एरोबिक्स कर लेते हैं, बॉडी स्ट्रेच कर लेते हैं या ट्रेडमिल पे भाग लेते हैं, ये कार्डियो में आ जाता है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ सुबह करना चाहिए या सुबह शाम के रूटीन में शामिल करना चाहिए? देखिए वर्कआउट तो एक ही टाइम करना चाहिए, भले आप सुबह करें या शाम, बट जब भी करें खाली पेट करें। बिल्कुल। है ना, कुछ मतलब 2-3 घंटे पहले खा लें जो भी मील लेना है आपको। जी। महिलाओं को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वे फिट रहें और स्वस्थ रहें? महिला, मैं तो मोस्टली वुमेंस के साथ ही काम करता हूँ सब जगह, तो ये है कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है सभी महिलाओं के लिए, क्योंकि फिटनेस आप फिट रहेंगे तभी तो आगे अपन, बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है वुमेंस की। क्या रूटीन उनको अपनाना चाहिए कि 20 मिनट की वॉक करना चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितना योगा करना चाहिए, कितना जुम्बा करना चाहिए? दिन भर में जो शेड्यूल होता है, थोड़ा सा शेड्यूल के बारे में हमारे साथ जो दर्शक महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको बताएं। देखिए आप सुबह उठते से ही आप क्या करें कि सबसे पहले खाली पेट आप रहते हैं तो कुछ खाएं नहीं और गुनगुना पानी लेके, और उसके बाद जो भी वर्कआउट है अपना अच्छे से वर्कआउट कर लें। उसके थोड़े टाइम बाद फिर जो भी आप खाते हैं वो खा लें। उसके बाद आपको जो भी सही लगता है फिटनेस में, कोई टाइप्स नहीं है फिटनेस का, आपको जुम्बा अच्छा लगता है, आपको योगा अच्छा लगता है, या आपको 15-20 मिनट अपने म्यूजिक लगा के डांस करना अच्छा लगता है, वो भी एक फिटनेस में आ जाता है ना। जिम करना तो वो भी आप कर सकते हैं। तो कम से कम आधा घंटा 15 मिनट एक नॉर्मली आप दे सकते हो डेली। बिल्कुल। और रेस्ट देना भी ज़रूरी है। बिल्कुल। कि भाई आपने जिम कर लिया तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल 2-3 घंटे जिम करके और बॉडी को रेस्ट ही नहीं दे पा रहे हैं आप, तो रेस्ट करना भी उतना ज़रूरी है। नहीं तो फिर वो पेन होता है ना, जो वो इसलिए होता है कि हम रोज़ जिम कर रहे हैं, तो उसका रेस्ट भी प्रॉपर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आप जुम्बा एक्सपर्ट हैं, जुम्बा के बारे में जानना चाहेंगे, क्या खास बातें हैं जुम्बा की? बहुत अट्रैक्शन है आजकल लोगों में जुम्बा करने का, बताएं उसके बारे में। देखिए जुम्बा एक डांस और एरोबिक्स दोनों को मर्ज करके जो एक चीज़ें क्रिएट हुई हैं, तो वो है जुम्बा। थोड़ा डांस और थोड़ी एक्सरसाइज को मिला दिया है और उसको थोड़ा सा म्यूज़िकली प्रेजेंट कर दिया है कि भाई म्यूज़िक पे अपन, जैसे अगर आपसे हम बोले जिम जाना है तो अपन 1-2 दिन जाएंगे, थोड़ा बोरिंग टाइप का लगता है हमको जिम। जो पैशनेट नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ मैं, है ना। योगा भी भाई अब अपन को ध्यान रखना है
और बिल्कुल काम डाउन होने वाली एक्सरसाइज है, तो वो भी थोड़ा सा बहुत लोग अवॉइड कर लेते हैं, है ना। बिल्कुल। लेकिन जुम्बा ऐसी चीज़ है कि आप डांस के थ्रू फिट हो जाएंगे। आप डांस भी कर रहे हैं, मस्ती भी कर रहे हैं, कोई भी जॉनर का सॉन्ग लेंगे और आप उसमें मस्ती में पूरा 45 मिनट्स आपका होता है वो, तो उसमें बिल्कुल आप एक पसीने से नहा जाएंगे और बिल्कुल फिट हो जाएंगे और स्ट्रेस फ्री भी हो जाएंगे और बॉडी भी आपकी मेंटेन रहेगी। बिल्कुल। जिम और जुम्बा में कई लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं अपनी बॉडी को टोन अप करने के लिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से तो सप्लीमेंट्स को थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए। जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं वो अपन को इंटेक करना चाहिए, क्योंकि सप्लीमेंट्स क्या होता है, ज़्यादा जल्दी इम्प्रूवमेंट के चक्कर में हम पूरा शरीर बिगाड़ लेते हैं। बिल्कुल, है ना। तो और बाकी सूट होने के ऊपर भी है कि भाई अब कोई सप्लीमेंट्स लेता है तो उसके ऊपर सूट भी होना चाहिए। बिल्कुल। जनरली लोगों पे सूट नहीं हो पाता है, इसलिए वो पूरा जो भी है वो भी बिगड़ जाता है बॉडी। इसलिए आप उसको अच्छे से जांच परख लें, अगर ले भी रहे हैं तो, और कम क्वांटिटी में लें। बहुत सारी मार्केट्स में हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं नेचुरल जो अवेलेबल हो जाती हैं आसानी से, तो वो उसका यूज़ करें सभी लोग। बिल्कुल। आपके पास जो ट्रेनिंग लेने आते हैं, आप उनको कैसा खान पान खाने की सलाह देते हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले मेरे से कोई पूछता है कि सर डाइट बताइए, तो मैं बोलता हूँ आपको भी सब पता है काफ़ी सालों से, मैं कुछ नया नहीं बताऊँगा और कोई नया भी आपको नया नहीं बताएगा। जो भी यही बताएगा कि भाई जंक फूड क्या होता है ना, किस चीज़ को नहीं खाना चाहिए, वो आपको मुझे सबको पता है। लेकिन वही है कि हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। सही बात है। तो इसलिए क्या है कि हमको ये करना है कि वेजिटेबल्स खाइए, है ना, और बहुत सारी चीज़ें, वेट बढ़ाना है तो उसके लिए भाई हमारे पास में पोटैटो है ना, दही है ना, सोया चंक्स हैं, है ना, और अपना छोले होते हैं वो है, राजमा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो पनीर है। तो इससे क्या होता है, वेट बढ़ जाएगा हमारा। कम करने के लिए भाई सैलेड खाओ, कम खाओ, है ना, और ग्रीन चीज़ें ज़्यादा खाओ तो आपका बॉडी वेट कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही साधारण सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, और दर्शकों आपको भी पता रहता है क्या कुछ खाना है क्या नहीं खाना है, जंक फूड अवॉइड करना है। तो जैसा कि कपिलेश्वर जी बता रहे हैं कि हमें हमारी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, हमें पता है, बस खुद को जागरूक करने की ज़रूरत है। सर, एक जो भ्रांति है, जिम करने से कई लोगों को कार्डियक अरेस्ट भी आए हैं, तो क्या सावधानियां बरतना चाहिए जिससे ये सिचुएशन ना आए? देखिए, क्या होता है कि रीज़न वो ये कि हम लोग जो सप्लीमेंट्स लेते हैं उससे बॉडी बहुत ज़्यादा फूल जाती है जी, है ना कहीं, और हार्ट भी, अब जब एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं 2-2 3-3 घंटे, तो वो शरीर खुद ही मना कर देता है कि भाई एक्सरसाइज नहीं करनी है इतनी ज़्यादा। लेकिन हम लोग क्या इतना पैशनेट रहते हैं बॉडी बनाने के चक्कर में, शो ऑफ करने के चक्कर में और दिखावे के चक्कर में, जो होता है ना कि अभी जो ईगो लिफ्टिंग होती है कि हमको वेट कम उठाना, लेकिन हम बहुत सारी प्लेट्स लगा लेते हैं, बहुत हैवी डंबल्स उठा लेते हैं, तो वो ईगो लिफ्टिंग होती है, तो वो ना करें। उसी के कारण ये चीज़ें होती हैं कि ज़्यादा है अपनी बॉडी, शरीर हमारा अलाउड नहीं कर रहा है और हम करे जा रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो उसका नतीजा फिर वही होता है ना। बिल्कुल। सर, जो युवा हैं, हमसे जुड़े होंगे आज कई सारे युवा, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनके लिए तो पैशन है जिम करना, जुम्बा करना, तो उनको क्या सावधानियां बरतना चाहिए, क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, क्या है, जिम और जुम्बा और जो भी हम योगा करते हैं, सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन उसको टाइम लिमिट के हिसाब से करें और उसमें हेल्दी डाइट लें और आपके कोच की जो गाइडेंस है उसी के अनुसार चलें, तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बस यही मेरी टिप्स है सभी से। बिल्कुल। और सर, ट्रेनर बनने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? क्योंकि कई सारे दर्शक जुड़े होंगे और कई या सारे युवाओं का पैशन होता है जिम ट्रेनर बनना, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ट्रेनर बनने के लिए पहले तो प्रॉपर गाइडेंस लीजिए और ख़ुद पे भी अप्लाई करिए। जब आप खुद पे अप्लाई करेंगे, खुद फिट रहेंगे, तभी तो आप सामने वाले को फिट कर पाएंगे। बिल्कुल। और प्रॉपर गाइडेंस, आपको नॉलेज भी प्रॉपर रहेगी, चीज़ें भी आप प्रॉपर बता पाओगे, गाइड कर पाओगे और खुद भी कर पाओगे। बिल्कुल। आपकी फिटनेस का राज क्या है? मेरी फिटनेस का राज ये है कि मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे और स्टेडियम जाता हूँ, वहाँ पर बहुत सारे वुमेंस हैं, बड़े लोग हैं, वुमेंस बैच है, मैं उनको फिट करता हूँ। फिर मेरा पर्सनल स्टूडियो में वहाँ जाके मर्ज बैच है सर मैम का, उनको फिट करता हूँ। फिर उसके बाद में ब्रेकफास्ट हैवी लेता हूँ, मैं अपनी डाइट के लिए हैवी ब्रेकफास्ट लेता हूँ। फिर दिन में 1 घंटे की नींद लेता हूँ। उसके बाद में जो दिन के खाने में थोड़ा दही छाछ ये सब यूज़ करता हूँ। फिर इवनिंग में मैं वापस से अपने वर्कआउट पे स्टेडियम जाता हूँ और फिर उसके बाद में
हमारे जो मेरी प्रॉपर क्लास चलती हैं वो प्रॉपर क्लास चलाता हूँ, और लास्ट में बिल्कुल लाइट वेट खाना खाता हूँ। आखिरी में पेट भर के कभी भी सभी को नहीं खाना चाहिए, आधा पेट खाना खाना चाहिए और बिल्कुल लाइट फूड खाएं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी कहावत है कि हमें नाश्ता बिल्कुल राजा जैसा करना चाहिए और जो रात का खाना है वो फ़कीर जैसा करना चाहिए, जो कि फिटनेस का बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है दर्शकों, और वही हमें कपिलेश्वर जी ने दिया। चलते चलते आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि सब लोग, जैसे हमारे लिए सोना ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, वैसे ही हमारे लिए हमारे डेली शेड्यूल के हिसाब से फिटनेस भी ज़रूरी है। तो सभी लोग 15 मिनट कम से कम आप फिटनेस एक्सरसाइज जो भी आपको पसंद है वो आप करें। बस मेरी ये सभी से दरख्वास्त है। बिल्कुल, और जो महिलाएं हैं, जो आप महिलाओं को ट्रेन करते हैं, उनसे भी आप क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? क्योंकि महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती हैं और एकदम से 40 की उम्र में उनको लगता है कि हमें फिटनेस की ओर बढ़ना चाहिए, उनके लिए भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सभी वुमन से यही मेरा निवेदन है कि घर में भी आप ट्राई करें, मैट्स ले आएँ, योगा कर सकते हैं। यूट्यूब पे देख के आप छोटी छोटी जो बिगनर्स स्टेप्स हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग के साथ वैसे ही बहुत ऑलरेडी काम रहते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनने वैसे ही योगा डे बना चुके, तो हमारा योगा इंडिया से निकला है। तो योगा की बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर एक आप 15 मिनट म्यूज़िक लगा के जो आपको आता है, जो आपके मन में आता है, बिल्कुल मस्ती के साथ करें। जो आप पार्टीज़ में करते हैं, शादी में करते हैं, तो बिंदास आप करें। आपका स्वेटिंग होगा तो आपका वर्कआउट हो जाएगा। तो आप बिल्कुल उसको अप्लाई करें, है ना, और 15 मिनट तो आप निकाल लीजिए, है ना, एक्सरसाइज के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कपिलेश्वर जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमारे दर्शकों को, जुम्बा से जुड़ी हुई, जिम से जुड़ी हुई, योगा से जुड़ी हुई। आइए दर्शकों, आपको दिखाते हैं थोड़ा सा योगा। बहुत सारी बीमारियां आजकल देखी जा रही हैं, तो क्या अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो उसे योग में या प्राणायाम में या आसन में कुछ परहेज करना चाहिए कि वो सभी तरीके के आसन या प्राणायाम कर सकता है? बिल्कुल कोमल, देखिए, अगर एक सिंपल सी बीमारी है, समझ लीजिए कि आपको बैक पेन ही है, तो बहुत सारे आसन आपको रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। लाइक आप फॉरवर्ड बेंडिंग्स नहीं कर सकते हैं, बैक बेंडिंग्स आपके लिए बेनिफिशियल्स है। अगर आपको हाई बीपी है तो भी आपको बहुत सारे आसन रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। तो ज़रूरी है कि समझ कर और सीख कर ही स्टार्ट करें। जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा मैम, कि जब तक आपको आपकी बीमारी का पता ना हो तब तक आपको योग एकदम से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर बहुत सारी अलग परेशानियां दे सकता है आपको। मैम, मैं ये जानना चाहूँगी कि जो सात्विक भोजन है, जो कहा जाता है कि योगी को एक सात्विक भोजन लेना चाहिए, मैं ये जानना चाहूँगी कि एक योगी के खाने की थाल में क्या होना चाहिए? आपने इतनी अच्छी बात की। सात्विक भोजन की हम सिर्फ बात करते और सुनते ही आए हैं, बट सात्विक भोजन को हमने कभी समझा नहीं है। देखिए, आयुर्वेद की बात करें तो 3 तरह के भोजन बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो सात्विक भोजन है वो योगी का भोजन है। सात्विक भोजन की क्या क्वालिटीज़ हैं? आपकी थाली में हमेशा फ्रेश पकाया हुआ भोजन होना चाहिए, जिसमें आप फ्रेशली कुक्ड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वगैरह आप लें। उसमें कुछ घी की मात्रा भी रहती है। आप रखा हुआ भोजन, बासी भोजन जिसको हम कहते हैं, दैट इज़ तामसिक भोजन। अब हम सात्विक भोजन क्यों करते हैं? सात्विक भोजन योगी को इसलिए दिया जाता है कि उसका मन शांत रहता है, उसका शरीर में वो भोजन सुपाच्य है तो आलस नहीं आता है, इसलिए सात्विक भोजन प्रेफर किया जाता है। हमारे अगले आसनों में हम लेंगे पेट के बल लेटने वाले आसन, जिसमें सबसे पहले करेंगे हम भुजंग आसन और उसके बाद तो दर्शकों, ये तो थी कुछ खास बातें फिटनेस से जुड़ी हुई। उम्मीद करेंगे आपको आज का कार्यक्रम काफ़ी पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। नमस्कार।